वेलकम टू सीरीज ऑफ कवि ने कहा है अमेरिकन इलेक्शंस एंड द डीप स्टेट। नमस्ते। कवि ने कहा है श्रृंखला में हम वो कहते हैं जो कवि ने हमसे कहा है। कवि क्या कह रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और जो कहा है वो सिर्फ कवि ही बता सकता है। अमेरिकन इलेक्शंस का रिजल्ट आ गए हैं और उसी के एनालिसिस चल रहे हैं। इस एनालिसिस का एक एंगल है डीप स्टेट और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हम अपने सब्जेक्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वैद्य के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, यूएस इलेक्शन पर आपको क्या लगता है? ये जो आउटकम है ये ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स से गवर्नड होता है, लेकिन 5 फैक्टर्स प्राइमरी है इसमें जिसने इस आउटकम को डिटरमिन किया है। पहला जो फैक्टर है वो डीप स्टेट का फैक्टर है कि अमेरिकन डीप स्टेट एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से इलेक्शन का वो रिजल्ट आया है जो आया है। दूसरा है लोगों का वोकिज्म से धीरे धीरे तंग आ जाना कि एक वक्त पे सर, डीप स्टेट का मतलब एग्जैक्टली डीप स्टेट एज इन? अ, इसको थोड़ी नेक्स्ट थोड़ी देर में मैं इसको वापस आता हूँ इस बात पे कि जी डीप जी कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जी बट मैं पहले खाली 5 वो फैक्टर्स बता दूं और फिर डीप स्टेट के डेप्थ में जाते हैं। जी। तो जो 5 कोर फैक्टर है, एक है डीप स्टेट जिसने इस इलेक्शन को डिटरमिन किया है। दूसरा है एक बहुत बड़े अमेरिकन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन का वोकिज्म से तंग आ जाना कि एक वक्त पे जो 50-60% के आजू बाजू समर्थन था लोगों का वोकिज्म के लिए कि वो कैंडिडेट रियली डेमोक्रेटिकली विन होते थे। तो वो जो तंग आ गए हैं लोग वोकिज्म से, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है लोगों ने देखा कि वोकिज्म के साथ में एक जिहादी एलिमेंट अमेरिकन सोसाइटी में आ रहा है और उससे राइट। क्रिश्चियन राइट ही नहीं, आम लोग भी घबरा गए। और उन्होंने देखा है कि उसका अंजाम यूके में क्या हुआ है, जर्मनी में क्या हुआ है। चौथा है यूक्रेन वॉर, जो अमेरिका के डीप स्टेट ने और एलिट ने जो शुरू किया था, जिसमें वोक भी शामिल है और नॉन वोक एलिट भी शामिल है। उसका जो एवरीडे इम्पैक्ट है कि कीमतों के ऊपर, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के नीचे जाने के ऊपर, अमेरिका के डेट के ऊपर जाने के ऊपर, और जो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है अमेरिका में, ये जो एवरीडे इम्पैक्ट है वो चौथा मेन रीजन है जिसमें कॉस्ट ऑफ राइट। लिविंग का ऊपर जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग द यूक्रेन वॉर। और पांचवा, हम्म। एक डेंजरस लेवल पे इलीगल इमिग्रेशन जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया था। मतलब ये तो हम इंडिया में भी नहीं सोच सकते जैसा उन्होंने किया है। कि आप मानिए इंडिया में एक मिनट के लिए कि कोई पार्टी जिसको पता है कि अगर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर आते हैं तो हमको वोट देंगे, वो पार्टी बीएसएफ को हटा लेती है बांग्लादेश बॉर्डर से, और जो भी इस तरफ आ जाता है उसको तुरंत एक वोट बैंक की तरफ। वोट बैंक के लिए वाउचर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, और 5 स्टार होटल में रखा जाता है सरकारी खर्चे में। और उनको प्रेफरेंस दिया जाता है सब चीजों में, उनको फ्री में खाना है, फ्री में रहना है, सब कुछ फ्री में है क्योंकि वोट बैंक है। ये तो जो हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी नहीं सोच सकते, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने और वहां के वोक लोगों ने यूएसए में कर दिया है। ये तो पूरा एक मतलब एक पागलपन है, ट्रीजन से भी ज्यादा की चीज है ये तो। इस तरह से बॉर्डर को खोल के कंट्री को खत्म करवा देना, ये तो ट्रीजन से भी ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से यूएस का इलेक्शन जो आया है वो आया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो डीप स्टेट का कारण है। तो जो आप ये डीप स्टेट कह रहे हैं, मैं चाहूंगी आप हम इस पे और विस्तार से बताएं कि डीप स्टेट क्या है और उस उसमें ये कौन है? कौन है इस डीप स्टेट? हर कंट्री में एक फ्रंट पावरफुल इलेक्टेड चीज होती है या मिलिट्री चीज होती है जो फ्रंट में है, जो ऑब्वियसली विजिबल है। तो हर कंट्री में एक विजिबल पावर सेंटर होता है, जी। इसके पीछे एक इनविजिबल पावर सेंटर होता है। अब ये राइट। इनविजिबल पावर सेंटर
या तो विजिबल पावर सेंटर के साथ ही रहता है और जाता है क्योंकि उसी ने अपॉइंट किया है, या ये इनविजिबल सेंटर जो है वो ऐसा होता है कि जो सबके सामने है, चाहे वो राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो या डिक्टेटर हो, ये लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पीछे जो पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल है वो वैसा का वैसा ही रहता हम्म। है। तो ये जो इनविजिबल और लॉन्ग एंड्योरिंग ग्रुप है पावर का, जिसमें पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम लोग डीप स्टेट कहते हैं। ओके। कि ये वो लोग हैं जो पीछे रहते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और आगे से प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राजा, डिक्टेटर ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन ये लोग वही रहते हैं। जैसे माओ ने भी कहा था जब चाइना में क्रांति हुई थी, माओ से तुमने जब क्रांति की थी तो उन्होंने भी कहा था हम्म। कुछ सालों के बाद कि जो उनसे पहले के जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो थिंकर्स थे, जो मीडिया के लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, वो सब लोगों ने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था, और इस तरह से अपने आप को प्लेस कर दिया था कि बहुत सारा पावर अब भी उनके हाथ में ही था। हम्म। एवरीडे बेसिस पे जो 50% जो क्रांति थी वो बेकार हो गई थी। ये माओ से तुमको खुद को लगने लगा था जब उन्होंने रेडिकल आइडियाज शुरू कर दिए टू पर्ज द सिस्टम ऑफ ऑल द अर्स्टवाइल इनहेबिटेंट्स। तो वैसे डीप स्टेट जो है ये होता है, जैसे अमेरिका में एक अलग है, पाकिस्तान से शुरू करते हैं समझने के लिए डीप स्टेट। कि जैसे जी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है वो तो खाली एक फ्रंट है, जो रियल पावर है वो तो आर्मी के पास है। तो वहां का जो राइट। आर्मी है वो डीप स्टेट है। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, हर 3 साल में प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं। अब कैसे निकाल देते हैं, तो वहां की आर्मी के पास आईएसआई के थ्रू सबके ऊपर ब्लैकमेलिंग का मटेरियल होता है, मीडिया में उनके लोग होते हैं, जुडिशरी में उनके लोग होते हैं, पुलिस में उनके लोग होते हैं। तो आदमी कहीं बच के जा ही नहीं सकता है, किसी के पीछे अगर आर्मी पड़ जाए पाकिस्तान में वो बच ही नहीं सकता है। जैसे इमरान खान को हर देखो, आए दिन वहां तख्ता पलट होता ही रहता है। इमरान खान को देखो, इतना हाँ। पॉपुलर आइकन उस कंट्री का और प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, भुट्टो को तो लटका ही दिया था। हर 3 साल बाद बदलते रहते हैं, खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करते हैं, खुद ही उसको बिठा पूरी देते हैं, डिमोलिश कर देता है। क्योंकि सब कुछ उनका ही है। तो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है पाकिस्तान का वो तो फ्रंट है, पीछे जो रियल पावर है वो डीप स्टेट तो आर्मी है। सेम चीज चाइना में है, कि चाइना में एक उनका प्रीमियर होता है और पीछे उनके एक जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ एल्डर्स, वो ग्रुप ऑफ एल्डर्स होते हैं जिनके पास काफी पावर होता है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि फ्रंट पे इतना पावरफुल आदमी होता है कि उन एल्डर्स की नहीं सुनता है। जैसे हम्म। जिनपिंग जो अभी है, उन्होंने काफी साल तक उनका नहीं सुना और उनको डिसमेंटल करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो लोग जीत गए एल्डर्स, और शी जिनपिंग के जो विंग्स थे वो कट कर दिए, कट गए। तो वापस अभी वो पावर में आ रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो अ, अपने इसमें देखो, अगर आप यूएसए में देखो डीप स्टेट में, तो यूएसए में क्या है, कुछ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे हम्म। किसिंजर है, अभी तो नहीं है लेकिन अभी तक थे, हेनरी किसिंजर है। सीआईए के पहले के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब भी उनका क्लाउड है। कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ थिंक टैंक में बैठे हुए लोग हैं, और बहुत सारे लोग सीआईए के अंदर हैं। तो इनका, और इन्होंने अपने, इनका एक कोर ग्रुप है जो बिल्कुल जो कहते हैं ना, द सेंटर ऑफ द डीप स्टेट। और इन्होंने अपने आजू बाजू एक ऑगमेंटेड सेंटर बनाया है जो इन्वेस्टर फैमिलीज है। ये वो फैमिलीज हैं जो ब्रिटिश एम्पायर से पहले, कुछ जूइश फैमिली पहले से पैसे वाली थी, इवन बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश तब भी। एम्पायर आने के बाद में इनका जो वेल्थ था वो बहुत बढ़ गया। और उसी तरह से ब्रिटिश फैमिलीज थे जो, जब ब्रिटेन का कोलैप्स हुआ तो उन्होंने अमेरिका शिफ्ट कर लिया, तो सारी फैमिलीज वहां शिफ्ट हो गई। तो जो लोग डीप स्टेट पहले ब्रिटेन में थे वही डीप स्टेट के अंदर एक हिस्सा बन गए यूएसए में। तो इस तरह से कुछ इन्वेस्टिंग फैमिलीज हैं जिन्होंने
जो कोर एसेट्स है वहां पे कोर उनका इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़े म्यूचुअल फंड, सबसे बड़े हेज फंड, सबसे बड़े वेंचर प्राइवेट इक्विटी फंड्स, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं, कुछ तो शायद ट्रिलियन के नजदीक मैनेज कर रहे हो। हम्म। तो ये इस तरह के जो है, इनके जो कोर गवर्निंग बोर्ड्स पे जो लोग बैठे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग उन्हीं फैमिलीज में से आते हैं, या डीप स्टेट के अपॉइंट डेप्यूटेशन पे आते हैं, या उनके आशीर्वाद से आते हैं। तो ये जो पूरा एक कोर है यूएसए में, कि सीआईए के अंदर कुछ, सीआईए के रिटायर्ड कुछ, आर्मी के अंदर कुछ, आर्मी के कुछ रिटायर्ड, सेनेटर्स कुछ जो लंबे समय से सेनेटरी बने रहते हैं, कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट्स, कुछ थिंक टैंक में बैठे हुए लोग, इनका कोर ग्रुप, और इनके साथ मिला हुआ जो कोर इन्वेस्टर्स का ग्रुप है वो। तो ये इनका डीप स्टेट है। और ये डीप स्टेट, जैसे जैसे इनके अंदर लोग एज होते हैं और पास आउट होते हैं, नए लोगों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो नए लोगों को जो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो फिर इनका आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है जो पब्लिक के सामने है। तो इनका जो अभी जो इनकॉर्पोरेशन है वो हिलरी क्लिंटन से चालू हुआ था। हिलरी क्लिंटन वॉज द फर्स्ट टू बी को ऑप्टेड इन टू दैट डीप स्टेट, और उसके बाद ओके। ओबामा वॉज को ऑप्टेड, बट ओबामा वॉज यूज्ड एंड पुट असाइड। हिलरी क्लिंटन स्टिल इज अ पार्ट ऑफ दैट डीप स्टेट एंड शी विल कंटिन्यू टू बी। ओके। ये जो है, ये एक डीप स्टेट है। और ये डीप स्टेट जैसे पाकिस्तान की आर्मी इलेक्शन मैनेज करती है, वैसे ये डीप स्टेट काफी हद तक यूएस इलेक्शंस को मैनेज करता है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि ट्रम्प जीतते जीतते रह गया था, राइट। वो डीप स्टेट ने मैनेज किया था। कि जैसे पाकिस्तान आर्मी इलेक्शन रिग करती है, वैसे यूएसए का डीप स्टेट भी रिग करता है। और इसीलिए वो लोग जानबूझ के बहुत इजीली जो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो इंडिया में है, यूएस में आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, ताकि गपला किया जा अच्छा। ताकि गपला किया जा सके। और ये डीप स्टेट यही गपला करता है। और यही गपला पिछले इलेक्शन में भी हुआ था जब ट्रम्प हार गया था। ओह। सो ये जो है, ये डीप स्टेट एक है जो पीछे से मैनेज करता है। और ये इतना पावरफुल है कि जैसे ट्रम्प जब लास्ट टाइम आया था, तो डीप स्टेट को लगा ही नहीं था कि वो आएगा। डीप स्टेट ने क्या किया था, हिलरी क्लिंटन को बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के सभी अच्छे कैंडिडेट्स को बिठा दिया था। और ट्रम्प ऊपर आया था क्योंकि सबको पता था ही वॉज मोर लाइक कॉमिकल कैरेक्टर, who just wanted to go down in history as one who had contested US elections. ट्रू। उसको सिर्फ फेम चाहिए था, उसको खुद को भी पता नहीं था कि मैं जीतूंगा। वो जब खुद जीत गया तो खुद सरप्राइज हो गया वो। ये तो ऐसा हो गया कि मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर था, उसने किसी को दवाई दी पेशेंट को, और पेशेंट ठीक हो गया, फिर मेरे को कहता है अरे ये तो सही में ठीक हो गया। तो ये राइट। वो भी सरप्राइज हो गया कि मैंने दवाई दी तो ठीक कैसे हो गया। ट्रम्प की ऐसी सिचुएशन थी कि उसको खुद को ही विश्वास नहीं था कि वो जीते, इसलिए जब वो जीत गया तो उसको खुद को पता नहीं था कि मैं क्या करूं, बिकॉज इट वॉज बींग मैनेज्ड बाय द डीप स्टेट। डीप स्टेट को लगा था कि इस कॉमिकल कैरेक्टर को खड़ा करके हिलरी को जिता देंगे। लेकिन लोगों के अंदर इतना आक्रोश था कि जब रिजल्ट आया तो डीप स्टेट खुद चौंक गया, उन्होंने सोचा ही नहीं था। अगर उनको पता होता कि रिजल्ट ऐसा आने वाला है तो रिजल्ट को रिक कर देते। प्लेड अराउंड। या। तो दूसरे टाइम उन्होंने वही किया कि ट्रम्प जीतने वाला था, उन्होंने रिक कर दी। और इस बार ये हुआ कि डीप स्टेट के अंदर एक, पहले डीप स्टेट डीपली कंजर्वेटिव था, और बीच बीच में वो डेमोक्रेट्स को जगह देते थे रूल करने की, ताकि लगे कि एक डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है। और ऑब्वियसली लंबे समय पावर में रहने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में भी प्रॉब्लम्स आ जाते थे, पावर करप्ट्स। लेकिन अ, उसके अंदर क्या हुआ, हिलरी क्लिंटन के टाइम से उसके अंदर एक ड्यूअल चीज आ गई कि पार्ट ऑफ द डीप स्टेट वाज कंजर्वेटिव एंड द अदर पार्ट बिकेम एक्सट्रीमली वोक।
और वोकिज्म वाले धीरे धीरे मेजोरिटी में आ गए। तो जब वोकिज्म वाले मेजोरिटी में आ गए, तो फिर उन्होंने ये किया कि अ, जो पूरा मैनेज किया जो बाइडेन के इलेक्शन को, और ट्रम्प के न आने को, तो पूरा जो डीप स्टेट वोक हो गया था, इस वजह से यूएस वोक हो गया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज कैप्चर कर ली, उन्होंने अदालतें कैप्चर कर ली, उन्होंने स्कूल्स कैप्चर कर लिए, इकोनॉमी कैप्चर कर ली, हॉलीवुड को कैप्चर कर ली, और यू कुड सी द एंटायर वोक थिंग स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब वो उन्होंने देखा डीप स्टेट ने कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसके अंदर जो वोक एलिमेंट थे, उसको बाकी के लोगों ने कहा कि ये नहीं चल सकता है। और ऐसा ही चलता रहा तो यूएस में मिलिट्री रिवॉल्यूशन ही होगा, डिक्टेटरशिप आनी, डेमोक्रेसी ही नहीं चली। इसलिए फिर जब ये पता चला कि इलेक्शन यूएस में मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है, तब जाके जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने मिलिट्री वालों के साथ मिलके फिर से एक नई मेजोरिटी बनाई, और जो वोक लोग थे उनको साइड किया, और फिर वोकिज्म का रोल बैक शुरू हुआ। उसी रोल बैक के अंदर उन्होंने ट्रंप को जिताया। तो ये इलेक्शन भी सब्सटेंशियली मैनेज्ड है। जैसे ट्रंप को हराना मैनेज था, वैसे ट्रंप को जिताना भी सब्सटेंशियली मैनेज्ड है। उसके सिवा इतनी बड़ी मेजोरिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सेकंड सामने वाली पार्टी ने सारे इंतजाम किए हुए थे रिग करने के लिए, और इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनके वोट्स कहाँ गए? वो तो इनकी कैप्टिव कॉन्स्टिट्युएंसी थी। तो इसीलिए वो सब नहीं हुआ, क्योंकि डीप स्टेट ने पूरा मैनेज किया है ट्रंप को इलेक्ट करवाने के लिए। और लास्ट टाइम जब ट्रंप जब गलती से आ गया था, तो उसके बाद डीप स्टेट ने अपने आप को एक्सर्ट किया, और ट्रंप के पिछले 2 सालों में उसे काफी विंग्स कट कर दिए थे, और धीरे धीरे ट्रंप को जो कहते हैं डोमेस्टिकेट कर दिया था कुछ। और अब उन्होंने ट्रंप को वापस लाया है, बिकॉज डीप स्टेट चाहता है, और डीप स्टेट के अंदर चेंज हुआ है। जो वोक डीप स्टेट था उसमें से वोक लोग साइड हो गए, और फिर से कंजर्वेटिव मेजोरिटी उस डीप स्टेट के अंदर आ गई। और ये जो है वो डीप स्टेट का कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्शन। सो अमेरिका जो है वो एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी है, वो कोई रियल डेमोक्रेसी नहीं है। जो डेमोक्रेसी की मशाल लेके घूमते हैं पूरी दुनिया में, वो खुद ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वो खुद एक मैनेज्ड डेमोक्रेसी। और अगर ऐसा नहीं होता, तो वहां पे जो चलता है कि आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी और इंश्योरेंस लॉबी जिस तरह से लोगों को लूटते हैं, वैसा पॉसिबल ही नहीं, किसी भी ट्रू डेमोक्रेसी में पॉसिबल। और अमेरिका में तो ये इंसेप्शन से चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंसेप्शन से ये लार्जली मैनेज्ड डेमोक्रेसी है। बीच में कुछ प्रेसिडेंट्स आए थे, जैसे कैनेडी है, 4-5 दूसरे लोग हैं, जब एक रियल पॉपुलर आदमी था जो डीप स्टेट की नहीं मानता था, तो कैनेडी को तो उन्होंने ऊपर ही पहुंचा दिया डीप स्टेट ने। सो इस तरह का है कि ये एक डीप स्टेट मैनेज्ड मेगा विक्ट्री है। यू आर म्यूटेड। तो ये जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं जो तो ये जो हाथी है, ये क्या खाता है, यानी कि डीप स्टेट काम कैसे करता है? इसके तो बहुत सारे दिखाने के दांत हैं और बहुत सारे खाने के दांत हैं। और इसका काम ऐसे करता है, एक डीप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली काम करता है। कि डीप स्टेट जब चाहता है तो गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलर टाइप की हो जाती है। तो एक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू करता है, जहाँ पे सबसे बड़े बजट एलोकेशंस और वो सब होता है। कि जब डीप स्टेट चाहता है कि यहाँ पे वॉर हो, तो गवर्नमेंट वहां पे वॉर डिक्लेयर कर देती है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चले जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट के थ्रू करता है। दूसरा डीप स्टेट सीआईए के थ्रू ऑपरेट करता है, जहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट, होमी भाभा जो साइंटिस्ट को मार देना, कुछ लोग कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने मार दिया था। अब सच जो भी हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड है कि सीआईए ने साउथ अमेरिका में कई मिलिट्री डिक्टेटर्स को, कई प्राइम मिनिस्टर्स को इरेज की। इरेज कर दिया है, ऊपर पहुंचा दिया है। फिर है हॉलीवुड के थ्रू।
हम्म। कि हॉलीवुड के अंदर डीप स्टेट का बहुत स्ट्रांग कंट्रोल होता है। जैसे जब कोल्ड वॉर था, तो जेम्स बॉन्ड की सारी पिक्चरें एंटी रशिया हुआ करती थी। एग्जैक्टली। उसके बाद अफगानिस्तान वॉर हुआ तो रैम्बो ऊपर आया। वियतनाम वॉर आया तो रैम्बो 1 आया। अफगानिस्तान का वॉर आया तो रैम्बो 3 आया। सो हॉलीवुड से जो फिल्में आती है वो भी वहां से कंट्रोल्ड होती है काफी हद तक। उसके बाद है सिलिकॉन वैली पे उनका कंट्रोल, हम्म। अमेरिकन इंडस्ट्री पे। जैसे इलॉन मस्क के पीछे जो लोग कहते हैं कि, ये कवि ने कहा है, मुझे नहीं पता है, पर कवि ने ऐसा कहा है कि उसके पीछे जो फंडिंग है वो सीआईए का फंडिंग। हाँ। कि इलॉन मस्क चाहे जितना भी जीनियस हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके पीछे जो फंडिंग है वो सीआईए का है। और इसी तरह से सीआईए ने कई अमेरिकन कंपनीज के जो वैल्यूएशन है स्टॉक मार्केट में, वो मैनेज करके रखे हैं। जैसे वो कंपनी का प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, लेकिन वैल्यूएशन होगा $500 बिलियन का। तो ऑब्वियसली किसने खरीदे हैं शेयर? तो किसने पैसा राइट। लगाया है? तो जिन्होंने पैसा लगाया है उनको सीआईए ने दिया है, और सीआईए को अमेरिकन सरकार ने दिया है। और अमेरिकन सरकार चाहे उतना दे सकती है, क्योंकि उनकी तो प्रिंट आउट है। उनकी जो करेंसी है ना तो गोल्ड से बैक्ड है, ना उनको हम्म। इन्फ्लेशन का डर है, क्योंकि वो ग्लोबल एक्सचेंज की करेंसी है। जैसे हम अगर रुपीस बहुत छापते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, बढ़ जाता लेकिन वो लोग डॉलर छापते हैं तो उनका नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। है। तो अमेरिका में तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम्म। इसलिए उनके लिए तो प्रिंट आउट है वो मनी, जितना चाहे छाप सकते हैं। तो उस वजह से सीआईए के पास एक अनलिमिटेड सोर्स आ जाता है, और वो सब जगह हम्म। दे पाते हैं। फिर है उनका मीडिया पे कंट्रोल, कि मीडिया के अंदर उनके लोग होते हैं, मीडिया के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट होता है। मीडिया के ओनर्स के ऊपर उनके पास ब्लैकमेलिंग मटेरियल होता है। जो दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स हैं उनको भी ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। फिर उनका आता है कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स के ऊपर कंट्रोल होता है ऑब्वियसली। फिर होता है गेट कीपर्स ऑफ नॉलेज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे नॉलेज, ऑफिशियल नॉलेज आगे कैसे बढ़ता है। जैसे आज टेक्स्ट बुक में कोई चैप्टर है, सपोज फिजिक्स में, वो चैप्टर लेटर से हीट के ऊपर है, तो उसके अंदर कोई नई चीज कैसे आएगी? तो पहले वो चीज कोई जर्नल में छपेगी। जर्नल में छपने के बाद उस पर काफी वाद विवाद होगा, काउंटर पेपर्स, काउंटर पेपर्स 3-4 साल तक चलेगा। फिर उस एक्सपर्ट कम्युनिटी में एक कंसेंसस आएगा कि हाँ ये ठीक है। फिर वो चीज टेक्स्ट बुक में आएगी। तो जर्नल्स जो है वो टेक्स्ट बुक बनाने के लिए एक गेट है। और जर्नल के जो एडिटर्स होते हैं वो गेट कीपर्स होते हैं नॉलेज के। तो इन्होंने क्या किया है, वही अपने लोग बिठा दिए हैं, ताकि जो भी नॉलेज टेक्स्ट बुक्स में जाना हो उनके थ्रू ही जाए, या तो ना जा पाए। तो उन्होंने नॉलेज के गेट कीपर्स बिठा दिए कि जितने भी रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, जैसे सपोज लेटर से रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स हैं, उसमें आप ये छपवा ही नहीं सकते कि होम्योपैथी इज अ गुड मेडिसिन, गुड पैथी, और आयुर्वेद इज अ गुड पैथी, क्योंकि उस पे फार्मा इंडस्ट्री का कंट्रोल है। गेट कीपर्स में सारे उनके लोग बैठे हैं, एडिटोरियल बोर्ड। राइट। तो इस तरह से नॉलेज क्रिएशन के जितने भी सोर्सेज है, वहां पे इन्होंने गेट कीपर्स खुद के बिठा दिए, डीप स्टेट। फिर है अवार्ड्स, कि डीप स्टेट को जब किसी को भी पॉपुलर करना होता है, अपने प्यादे को पावरफुल बनाना होता है, तो उसको अवार्ड दे दिया जाता है। कभी नोबेल प्राइज दे दिया जाता है, कभी रेमन मैग्सेसे दिया जाता है, कभी कुछ दिया जाता है। फिर उसको बहुत पब्लिसाइज किया जाता है, उसके पैसे भी डीप स्टेट देता है। तो जिसको जिसके बारे में कभी नाम भी नहीं सुना है, वो 1 महीने में तो पॉपुलर हो जाता है पूरी कंट्री में। और कंट्री के टॉप लोग उनको बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं साथ, कि कंट्री का नाम रोशन किया। एक्चुअली तो वो डीप स्टेट की कंस्पिरेसी होती है, उनका प्यादा है जो लोग आगे कर रहे हैं। और हम ऐसे मूर्ख होते हैं कि हमको लगता है कि इसने बहुत नाम रोशन किया देश का, तो हम खुद उसको और ऊपर लगाते हैं। तो आधा काम डीप स्टेट का हम ही कर देते हैं। तो ये जो है, ये अवार्ड वाली बात है, कि जिसको भी आगे जाके अपना प्यादा बनाना है, उसको ये लोग पहले ही अवार्ड दे देते हैं। क्योंकि अवार्ड देने से आधा तो वो आदमी एक क्या बोलते हैं, टू डेलिकेट टू टच हो जाता है। फिर आता है नैरेटिव क्रिएशन।
कि एकेडेमिया के थ्रू ये लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल सर्किट में लोगों के माइंड्स कंट्रोल करने के लिए। कि जैसे इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को तोड़ा जाए, तो वो लोग फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं कि फॉल्ट लाइन कहाँ पे है, तो उनको एक फॉल्ट लाइन दिखती है कास्ट की। तो जैसे ही वो कास्ट की फॉल्ट लाइन भरने वाली होती है, उसको वापस खोलने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। कि जैसे ही लोग कास्ट को भूल रहे होते हैं, ये लोग ऐसा कुछ इवेंट करवाएंगे कि लोग फिर से कास्ट के बेस पे डिवाइड होंगे। तो ये लोग क्या करेंगे इसे, कि एक बीच में चला था दलित लिटरेचर। तो दलित लिटरेचर के नाम पे पूरा सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, सारे जर्नल्स में दलित लिटरेचर के ऊपर शुरू कर दिया छपवाना, कि अगर आप दलित लिटरेचर के ऊपर लिखते हो तो पेपर छप जाएगा। और उसमें भी अगर आप ऐसा लिखते हो कि एक्स कास्ट ने वाई कास्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स की है, तो और छपेगा। फिर उसी थीम पे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, फिर उसी थीम पे लोगों को यूएसए बुलाया जाएगा, यूके बुलाया जाएगा, उसी पे अवार्ड्स मिलेंगे, उसी पे स्कॉलरशिप्स मिलेगी उन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इस तरह से यहाँ की जो एकेडेमिया है उसको पूरा का पूरा अंदर सक कर लिया जाएगा, और सबके मन में ये होगा दलित लिटरेचर। वैसे ही था ब्राह्मण पेट्रियार्की। सो ब्राह्मण पेट्रियार्की के नाम पे दे विल क्रिएट सच अ थिंग, इट विल ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ क्राइम टू बी अ ब्राह्मण। तो उस तरह से वो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा। फिर जैसे कि वो ट्रेडिशंस को असेल किया जाएगा, कि सबको सिंदूर लगाना है तो कहेंगे इट्स अ सिंबल ऑफ ब्राह्मण पेट्रियार्की। मंगलसूत्र पहनना है तो इट्स अ सिंबल ऑफ स्लेवरी एंड पेट्रियार्की। तो ये क्या है कि इस तरह से एसेल किया जाएगा ट्रेडिशन को, और वो सभी तरीके से होगा। जर्नल में भी वही छप रहा होगा, कॉन्फ्रेंसेस भी उसी के चल रहे होंगे। कोई एक्ट्रेस को कहेंगे कि reinforce होगा। कोई एक्ट्रेस को कहेंगे कि तू ऐसा बयान दे दे ट्विटर के ऊपर, उसका एक इंटरव्यू छपवा देंगे न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर। सारा फाइनेंसिंग वो करेंगे। और उनके सब जगह लोग तो होते ही है जो उनके पेरोल पे होते हैं, एनजीओस के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर। तो एक नैरेटिव क्रिएट होगा कि सब जगह एक ही बात हो रही होगी कि अरे ये तो पेट्रियार्की, ये तो पेट्रियार्की। तो नैरेटिव क्रिएशन एक तरीका है। दूसरा उनका काम करने का तरीका है कि कम्युनिकेशन जो कॉर्पोरेट का होता है वो, और मूवीज का होता है, इस तरह से वो लोग एक 360 डिग्री कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे प्रोडक्ट बेचने में हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली। कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, होर्डिंग लगाएंगे, थिएटर में ऐड देंगे, टीवी पे ऐड देंगे, रेडियो पे देंगे, ताकि आदमी जहां भी जाएगा वो ऐड उसके ऊपर ही आएगा, वो बच नहीं सकता। उसको 360 डिग्री कवर कर लेंगे। तो उस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि सिटीजन्स को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। कि न्यूज़पेपर पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो टीवी देखेगा, वो नहीं करेगा तो पिक्चर देखेगा, वो नहीं करेगा तो कॉन्फ्रेंस में जाएगा, कम से कम स्कूल कॉलेज में जाएगा। तो जहां जाएगा वो एक ही नैरेटिव चल रहा हो, जिसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। और उस तरह से माइंड्स को शेप किया जाता है, आइडियाज को इम्प्लांट किया जाता है, एग्जिस्टिंग आइडियाज को तोड़ा जाता है, कल्चर्स को तोड़ा जाता है, फॉल्ट लाइन्स क्रिएट की जाती है, और कंट्रीज को तोड़ा जाता है। और जब अंदर से सब कुछ फॉलो हो जाए, तो फिर एक थोड़ा सा आर्म रिवॉल्यूशन करवा के सरकार को चेंज कर दिया जाता है, जिसको ये लोग कहते हैं रेजिम चेंज। तो फाइनल उसका गेम होता है रेजिम चेंज। और रेजिम चेंज के लिए ये सब जो टूल्स हैं ये यूज किए जाते हम्म। हैं। भाषा में कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। कि आप बाहर से आर्मी नहीं भेजते, अंदर से खोखला कर देते हो country। अंडरस्टूड। और जब पूरा खोखला हो जाता है तो अंदर कोई सिविल वॉर कर देते हो, और अंदर ही रेजिम चेंज कर देते हो। तो आपको बॉर्डर से अंदर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर जो नई सरकार है वैसे ही आपकी है। बिना बॉर्डर क्रॉस किए आपको तो वैसे ही राज, आपका राज चालू हो गया होगा। सो ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के पार्ट के हिसाब से ये जो सारा काम है, ये सारे एंगल से ये डीप स्टेट काम करता है। नॉम चॉम्स्की ने इसके बारे में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है बरसों पहले, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। कि हमको लगता है कि हमने अब सोच के फ्रीली कंसेंट दिया है, लेकिन एक्चुअली हमारे माइंड्स को तो पहले ही उन्होंने हाईजैक कर रखा है। सो हमको लगता है कि हमारा फ्री कंसेंट है, पर एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर्ड है। इतना सटल और इतने लॉन्ग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया है कि हमको पता ही नहीं है।
कि हमको वो उस डायरेक्शन में ले गया है जहां पे वो ले जाना चाहता है। और जिसको हम अपना फ्री ओपिनियन कह रहे हैं वो एक्चुअली फ्री ओपिनियन नहीं है, वो मैनेज्ड मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन है। तो ये इस तरह का है, और इसीलिए कुछ लोगों में फिर डिजायर्स भी क्रिएट करता है डीप स्टेट, कि जैसे एडवर्टाइजमेंट को यूज करके जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है तो डिजायर्स क्रिएट कर दी बहुत सारी, और फिर उनके लोग पहुंच गए आइदर रिलीजन का कन्वर्जन के लिए या किसी और फॉर्म में एनजीओ बन के कि हम आपकी डिजायर्स पूरी करेंगे। तो जो लोग हैं वो पूरी तरह से उनके हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी तो हमको कुछ दिया नहीं, हम तो फ्रस्ट्रेटेड थे, इन्होंने आके हमको सब कुछ दिया तो ये तो अच्छे लोग हैं। फिर रिलीजियस कन्वर्जन भी होता है, आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन भी होता है, और अंदर एक एंटी नेशनल चीज को भी एक कल्टीवेट किया जाता है, कंस्टिट्युएंसी को। तो इस तरह से ये करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन, मीडिया, मूवीज, इसके थ्रू। जैसे एक मूवी आई थी ताली, वो फाइनेंस की थी यूएस वोक स्टेट ने, ऐसा कवि ने कहा है, मुझे नहीं पता पर कवि ने ऐसा कहा है कि वो फाइनेंस हुई थी यूएस वोक स्टेट से, एंड दैट वाज टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ कंप्लीट कैंपेन इन मूवीज टू एस्टैब्लिश वोकिज्म। लेकिन उससे पहले फॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता चल गया और उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये जो चीज है ये कम्युनिकेशन से मेन है, इसलिए बचने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन उपवास रखना चाहिए हर आदमी को, कि एक हफ्ते तक कोई भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मत देखो, और फिर सोचो अपना दिमाग कैसे सोच रहा है। तो आपको तुरंत फर्क पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट न देखने से, ये मूवीज न देखने से, हाउ यू थिंक एंड अंडर देयर इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक, then you will realize कि when you are away from all this communication, your originality will come out. You are no longer their intellectual puppet. तो ये बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन का एनालिसिस बहुत जरूरत है कि कम्युनिकेशन के पीछे इंटेंशन क्या है। हम लोग जब मीडिया पे कुछ देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों दिखाया गया है, कौन फाइनेंस कर रहा है इस चीज को, इसका क्या मोटिवेशन है। जो देखते हैं हम सिर्फ उसी पे सोचते हैं, उससे इफेक्ट हो जाता है। बट इफ वी टेक टू स्टेप्स बैकवर्ड, कि ये मीडिया पे क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, किसने फाइनेंस किया होगा, और वो क्यों फाइनेंस कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। अगर हम कम्युनिकेशन के डिवाइसेस मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है उसका अगर हम थ्री स्टेप एनालिसिस करें, नंबर वन ये क्यों दिखाया जा रहा है, नंबर टू इसके पीछे कौन है जो फाइनेंस कर रहा है, नंबर थ्री उसका क्या इंटरेस्ट है, तो वी कम टू नो द इंटेंट behind what we see, and then we can become free because we know what to dismiss, कि what to take seriously and what to dismiss। ये बहुत जरूरी है। बट इस तरह से डीप स्टेट काम करता Should we take it in the second part or we have time? है। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, 5 मिनट है। So why not to go for such examples, sir, जो हम ले सकते हैं डीप स्टेट के जैसे अभी मैंने एग्जिस्टिंग ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस पे। करेक्ट, सो जैसे अभी मैंने बताया डीप स्टेट काम कैसे करता है, तो उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कहाँ पे है दुनिया में, जहां पे एक्चुअली आप देख सकते हैं कि डीप स्टेट ने इस तरह से काम किया है। सबसे अच्छा एग्जांपल है यूक्रेन, जहां पे कोई वॉर की जरूरत नहीं थी, डीप स्टेट ने हम्म। किया है वॉर को। और सिस्टम भी ऐसा है कि डीप स्टेट को तीन चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, रशिया को वीक कर देना, ताकि लॉन्ग रन में रशिया और यूक्रेन दोनों के ऊपर जो भी गवर्नमेंट्स आए वो डीप स्टेट की गवर्नमेंट आए, और वहां का जो पूरा मिनरल रिसोर्स है और जो ऑयल है उसको डीप स्टेट एक्सट्रैक्ट कर सके। हम्म। दूसरा है, अभी जो पैसा जा रहा है उसमें कैसे चल रहा है कि $100 बिलियन यूएसए भेज खर्च करता है वेपन्स के ऊपर। तो कहने के $100 बिलियन के वेपन जाते हैं यूक्रेन, एक्चुअली होते हैं सिर्फ 25 बिलियन के। बाकी का जो 75 बिलियन है वापस यूएसए आ जाता है ब्लैक में। तो ऑफिशियली $100 बिलियन गवर्नमेंट ने खर्च किए, $75 बिलियन वहां के डीप स्टेट में, वहां के लीडर्स के अंदर और वहां के कॉर्पोरेट्स के अंदर चले गए।
यहाँ जो $25 मिलियन का एक्चुअली सामान आया है, उसमें से जो एक्चुअल चीज चलती है वो तो होती है 10 बिलियन की। बाकी 15 बिलियन या तो बिक जाता है या एक्चुअली वो होता ही नहीं है वहां पे, और उसमें से फिर वो लोग ये कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 5 बिलियन जेलेंस्की को मिलता है, 5 बिलियन बाकी सबको मिलता है, और वहीं पे वो बढ़ जाता है सब कुछ। तो ये जो है, जो अफगानिस्तान में भी सेम हुआ था। दे स्पेंड $1 ट्रिलियन और समथिंग अराउंड इट, एंड 80% ऑफ इट वेंट बैक टू द पॉकेट्स ऑफ द यूएस पॉलिटिशियंस और द आर्म्स इंडस्ट्री। तो ये क्या है, उनके लिए तो पैसे खाने का स्कीम है एक तरह से देखो तो। दूसरा उनका ये है कि रेजिम चेंज करके सब हर जगह पे अपने पपेट्स को बिठा दो। तो अमेरिका एक अनअनाउंस्ड एम्पायर है। वो कहने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट एक्चुअली वो एक एम्पायर है। और उसी तरह से वो करता है, जैसे बांग्लादेश में अभी तो रेजिम चेंज किया, वो पूरा यूएस डीप स्टेट ने करवाया, कि उन्होंने ही आर्मी के लोगों को अपनी तरफ किया, सीआईए ने पैसे देके और ब्लैकमेलिंग करके। उन्होंने ही जमात के लोगों को फाइनेंस किया कि आप ये सब प्रोटेस्ट करो, स्टूडेंट्स को कहा कि ये सब प्रोटेस्ट करो। उससे पहले उन्होंने ही एक्सपोर्ट्स कम करवा दिए ताकि इकोनॉमिक अनरेस्ट हो। तो पहले उन्होंने इकोनॉमिक अनरेस्ट करवा दिया, जब यूथ के पास जॉब्स नहीं रहे तो इन लोगों को फाइनेंस किया कि तुम यूथ को पैसे दो और अपनी तरफ करो। आर्मी को अपने हाथ में लिया पार्शियली, और रेजिम चेंज करवा दिया। और इसी से हमको डरना है कि हमारे यहाँ पे भी यही करना चाहते हैं। हम्म। इसी कि यूक्रेन की क्या हालत है। ऐसा कहा जाता है कि डीप स्टेट ने उनको कहा है कि वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, कि खुद तो लड़ेंगे नहीं, खुद तो यूएसए की जमीन पे किसी वॉर को आने नहीं देंगे। यूएस यूएस हमेशा अपनी जमीन से 500 किलोमीटर, 1000 की दूरी लड़ता है, कभी किसी वॉर को अपनी जमीन पे नहीं आने देता। तो एक ये है। फिर आप देख सकते हो पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ, इमरान गया और आसिम नहीं, वो ये मुदीर आया। ये भी डीप डीप स्टेट का ही रेजिम चेंज है, कि पहले इमरान और उसका जो खास था, मैं उसका नाम भूल गया, जो आईएसआई का चीफ था, वो दोनों चाइनीज डीप स्टेट के एजेंट्स थे, मतलब चाइनीज डीप स्टेट की तरफ थे। और यूएसए को पता चला, यूएसए डीप स्टेट को, क्या पाकिस्तान चाइनीज डीप स्टेट के हाथ में जा रहा है। तो इन्होंने तख्ता पलट करवा के इमरान को अंदर करवा दिया, उस आदमी को अंदर करवा दिया, और मुदीर को चीफ बनवा दिया, और तख्ता पलट करवा दिया। वैसे ही आप देख सकते हो इराक और अफगानिस्तान में उन्होंने किया था, और यही वो इंडिया में करना चाहते हैं। कि जो डीप स्टेट के डीप इंटरेस्ट होते हैं वो लंबे समय की प्लानिंग करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और धीरे धीरे सीड करते हैं, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और फाइनली कंफ्लिक्ट होता है जहां पे रेजिम चेंज होता है, वो तो फाइनल स्टेप है। दैट्स द चेरी ऑन द केक। केक तो बरसों से बन रहा होता है। सो दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, वेरी डीप प्लेयर्स। सो अमेरिकन इलेक्शन में हमेशा से डीप स्टेट इन्वॉल्व रहा है, हर बार? Slightly long answer. Only a minute to go. Can we take in the second part? Sure, sir. We continue in the part two of the same interesting discussion. Thank you.